तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है आईएमईडी का और आज हम लेसन 6 का ये पार्ट 2 है आपका। ठीक है, लेसन 6 का आपका ये पार्ट 2 है जिसके बारे में जो कि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें आज हम जो कि है दूसरे आपके पार्ट में आज हम यहाँ से जो कि स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा EOQ इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, मितव्ययी आदेश मात्रा को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, EOQ आपका होता क्या है, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, इसको बारे में जो कि हम जानेंगे। देखिए, मितव्ययी आदेश मात्रा नगों को खरीदने के लिए दिए गए आदेश की वह मात्रा है जो आपका इन्वेंट्री के प्रबंधन की कुल लागत को न्यूनतम करती है। मतलब कि आपका मितव्ययी आदेश क्या है, जो हम ऑर्डर देते हैं किसी भी नगों का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, आइटम। ठीक, कोई भी आइटम को बनाने के लिए जो हम ऑर्डर देते हैं, ठीक, उसकी जो कि है क्या है, कुल लागत की न्यूनतम मात्रा जो कि आपकी होती है EOQ इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, मितव्ययी आदेश की मात्रा निम्नलिखित सूत्र से जो कि है ज्ञात की जा सकती है। इसका सूत्र क्या होता है, माना कि आपका इन्वेंट्री, ठीक, आदेश मात्रा Q है और इससे आदेश मात्रा Q से 0 तक एक समान दर से घटती है, फिर अन्य मात्रा पुनः भर जाती है। पुनः माना कि, ठीक, हम मानेंगे क्या, S बराबर मानेंगे हम उत्पादन की वार्षिक खपत, ठीक, नगों में। ठीक है, CO बराबर आपका मानेंगे एक आदेश निर्गत लागत करने की लागत। CU हमारा यहाँ पर हम माना है हमने एक नग की लागत। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि Q बराबर क्या है आपका, आदेश मात्रा। Q बराबर क्या है, आदेश मात्रा नगों में, सॉरी। ठीक है, I बराबर आपका क्या है, प्रति वर्ष एक नग पर जो कि है दिया गया ब्याज या दी गई ब्याज दर। अब यहाँ पर हमारा सूत्र बनता है EOQ बराबर हमारा क्या है, अंडर रूट 2 आपका 2 COS, कॉस नहीं है ये, ठीक, 2 COS अपॉन CU इंटू आई, अंडर रूट COS अपॉन CU इंटू आई। तो ये होता है आपका जो कि है EOQ का जो कि है फॉर्मूला, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक, इस तरह से जो कि आप इसका ग्राफ बना देंगे। ये आपका है आदेश मात्रा Q, ये है औसत इन्वेंट्री, ठीक है, ये है 40%। ये तो देखिए इस तरह से जो कि आप इसका जो कि ये वाला ग्राफ तैयार इसका कर देंगे। ठीक है, ये आपका 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, मतलब कि एक एक महीने का हिसाब जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। अब इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है विक्रय विभाग के कार्य एवं आपका कर्तव्य। आपका जो विक्रय विभाग होता है उसकी क्या क्या कार्य होते हैं और क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में जो कि हम समझेंगे। विक्रय विभाग किसी भी व्यवसायिक संस्था की सफलता की धुरी है, मतलब कि सफलता का बेस है, यहीं से आपकी जो कि सफलता स्टार्ट होती है। विक्रय विभाग आपका विक्रय विभाग व्यापार का प्रमुख दायित्व निभाता है तथा यह उस सेतु या पुल की भांति होता है जो संभावित आपके क्रेताओं की आवश्यकताओं तथा संगठन द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले उत्पादों एवं आपकी सीमाओं के मध्य रिक्तता या खाली स्थान की पूर्ति करता है। ठीक, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दूसरे शब्दों में किसी संगठन उद्योग की सफलता काफ़ी हद तक विक्रय विभाग की कार्य क्षमता पर निर्भर करती है। मतलब कि किसी भी जो कि उद्योग की सफलता आपके विक्रय विभाग की कार्य क्षमता पर जो कि है निर्भर करती है। अब इसके बाद देखिए इस तरह से जो कि आप इसको ग्राफ में दर्शा सकते हैं। ठीक, इस तरह से टेबल बनाकर के विक्रय आपका प्रबंधन, सबसे पहले आता है क्या, विक्रय प्रबंधन, उसके बाद आता है क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधन, फिर क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधन के बाद आता है आपका विक्रय अधिकारी, मतलब कि बेचने वाले आपके जो वर्कर्स होते हैं वो, विक्रय आपका पर्यवेक्षण। ठीक है, इसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका विक्रय कार्यकर्ता। ठीक, विक्रय कार्यकर्ता, विक्रय विभाग के कार्य। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि विक्रय विभाग के कार्य कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए विक्रय विभाग के 3 कार्य होते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रशासकीय कार्य, दूसरा होता है प्रबंधकीय कार्य, तीसरा होता है परिचालन संबंधी कार्य। पहला होता है क्या, प्रशासकीय कार्य, प्रबंधकीय कार्य और परिचालन संबंधी कार्य। तो ये 3 कार्य होते हैं। अब इन 3 कार्यों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उन सभी के बारे में भी जो कि हम अच्छे से जानेंगे। प्रशासकीय कार्य की बात करें अगर हम सबसे पहले, तो इसके अंतर्गत आता है विक्रय नीति एवं रणनीति निर्धारित करना। प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत आता है भर्ती, चयन एवं आपका प्रशिक्षण संपन्न करना, मतलब कि भर्ती कराना, उसमें से चुनाव करना और प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग कराना। ये सभी आती हैं किसके अंतर्गत, प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत। परिचालन संबंधी कार्य क्या है, लक्ष्य, कोटि और उपलब्धि को प्राप्त करना। ठीक है, हमारे लक्ष्य को जो कि प्राप्त करना। इसके बाद हमारा यहाँ पर आता है आपका प्रशासकीय कार्य के अंतर्गत कि विक्रय नियोजन एक
जो कि विक्रय नियोजन एवं कार्यक्रम निर्धारित करना, विक्रय अनुपात एवं आपका विक्रय क्षेत्र का निश्चय करना, और इसके बाद आपका आता है परिचालन संबंधी कार्य में कि प्रतिवेदनीकरण करना। ठीक है, अब आप एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके प्रशासकीय कार्य लिखे हुए हैं, यहाँ पर प्रबंधकीय कार्य, और यहाँ पर क्या है परिचालन संबंधी कार्य। अब हम पढ़ेंगे तीसरा कार्य क्या है आपका अभिप्रेरणात्मक योजना बनाना। इसका कार्य है आपका अभिप्रेक्षण आपका संदेश वाहन एवं नेतृत्व करना। इसका कार्य है उपभोक्ताओं से संबंध आपका जो कि संबंध बनाना, मतलब कि कॉन्टैक्ट बनाना। डीलर या आपका वितरक से संबंध स्थापित करना। ठीक, विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करना, आपूर्ति की सुनिश्चितता निर्धारित करना। इसके अंतर्गत आपके आते हैं कार्य प्रशासकीय कार्य हैं क्या लागत निर्धारण करना, ठीक, बाजार का सर्वेक्षण करना, भौतिक वितरण एवं भंडार, ठीक, निष्पादन मूल्यांकन और आपका ग्राहक परिवेदन, ठीक, परिवेदना वितरण और विक्रयकर्ता आपका परामर्श का कार्यक्रम, ठीक, इस परिवेदना का निस्तारण। ठीक है, तो ये सभी जो कि आपके क्या है विक्रय विभाग के कार्य के अंतर्गत आपके इतनी सभी चीज़ें आती हैं। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है, अगला टॉपिक हमारा आता है वो है कि विक्रय संवर्धन को परिभाषित कीजिए। मतलब कि विक्रय संवर्धन होता क्या है, इसको हम परिभाषित करेंगे। देखिए, उद्योग में निर्मित उत्पाद का आपका व्यापार के क्षेत्र में अधिक से अधिक बिक्री करने की तकनीकी या विधि को विक्रय संवर्धन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए कि विक्रय संवर्धन होता क्या है। विक्रय संवर्धन क्या होता है कि उद्योग में निर्मित उत्पाद का मतलब कि जो हमने अपनी इंडस्ट्री में जो आइटम बनाया है या जो भी वस्तु बनाई है उसका व्यापार के क्षेत्र में अधिक से अधिक बिक्री करना, जो कि है तकनीकी विधि, जो कि है क्या कहलाती है आपकी विक्रय संवर्धन कहलाती है। मतलब जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में कैसे बेचें, उसकी टेक्नोलॉजी मतलब कि तकनीकी और उसको बेचने की विधि, यही हमारी कहलाती है विक्रय आपका संवर्धन। ठीक है, विक्रय संवर्धन हमारा यही कहलाता है। इसके बाद देखिए विक्रय संवर्धन की निम्नलिखित विधियां जो कि हैं होती हैं। पहली होती है विज्ञापन द्वारा। ठीक, एड्स जो कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट निकलवा देते हैं अखबार में या टीवी पर, तो बिक्री संवर्धन आपका यहाँ पर समझिए विक्रय संवर्धन क्या होता है। विक्रय संवर्धन मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को हमको बेचना है। मेन मोटिव हमारा क्या है कि जो हमने अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया है उसको हमको बेचना है, तो उसको बेच हम किस किस साधन से सकते हैं। मतलब कि बेचने की विधि कौन कौन सी होती है। देखिए, सबसे पहली विधि विज्ञापन द्वारा, मतलब कि उसकी हम एड्स करवा देंगे। प्रचार द्वारा, जगह जगह पर जो कि उसके पोस्टर लगवा देंगे। नुक्कड़ संभावों जो कि है सभाओं द्वारा, मतलब कि जो आपने देखे होंगे नुक्कड़ पर जो कि नाटक होते हैं, तो उन सभाओं को जो कि आयोजित कर भी हम जो कि अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं। देखिए, इसके बाद हमारा चौथा आता है व्यक्तिगत संपर्क द्वारा। देखिए, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों को आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, ठीक, प्रोडक्ट को बेचेंगे। देखिए, IMED का जो हमारा सब्जेक्ट है IMED, इसका जो कि मतलब ही यही है। ये IMED सब्जेक्ट के माध्यम से आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसको कैसे बेचेंगे, उस प्रोडक्ट को बनाने की विधि क्या हो, मतलब विधि नहीं, मतलब उस प्रोडक्ट को मैनेज कैसे करेंगे, कितने कर्मचारी रखेंगे, किस कर्मचारियों को प्रमोशन देंगे, ठीक, किस तरह से जो कि आप बिजनेस करेंगे, IMED के अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये सब्जेक्ट का मेन मोटिव यही है, आपको बिजनेस कराना। ठीक, आपको बिजनेस के बारे में बताना। कहीं भी जैसे आप प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो कि जानकारी होना चाहिए, यही जो कि IMED का मेन मोटिव है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको देखिए कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कठिन कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं है IMED। ठीक है, IMED में केवल आपको एक बार किसी भी टॉपिक को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है। जैसे कि हमने यहीं पर आप मान ले विज्ञापन द्वारा। अब विज्ञापन द्वारा जैसे आपका हेडिंग आपने लिख दी विज्ञापन द्वारा, अब आप इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, विज्ञापन द्वारा। विज्ञापन से के द्वारा जो कि हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जगह जगह विज्ञापन लगवा कर या अपने टीवी में विज्ञापन निकलवा कर, अखबारों के माध्यम में आपके अखबारों में एड्स निकलवा कर जो कि हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जनता तक जो कि पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जो कि आपको बना कर जो कि इसमें लिखना होगा। अपने मन से भी कुछ बनाना आप लोग जरूर से सीखें। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है कि विक्रय आपका संवर्धन की विशेषताएं एवं उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखिए, विक्रय संवर्धन की विशेषताएं एवं उद्देश्य, सबसे पहला आता है यह आपका समयबद्ध प्रस्ताव होता है। ठीक, यह एक आपका समयबद्ध प्रस्ताव होता है और यह आपका सशर्त मतलब कि कंडीशनल प्रस्ताव होता है। यह उत्पाद एवं सेवा को अतिरिक्त मूल्य प्रदान करता है। यह आपका व्यवसाय का
आपका नियमित भाग नहीं है, आपकी यह व्यवसाय का नियमित भाग नहीं है। अब इसके बाद आता है विक्रय संवर्धन के प्रकार। विक्रय संवर्धन के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, विक्रय संवर्धन को दो पद्धतियों के अंतर्गत दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग, इसके बारे में जो कि हम यहाँ आगे देखेंगे। सबसे पहला देखिए आपका यहाँ पर आता है, देखिए पहला आता है हमारा क्या, पुश या उकसाने वाली पद्धति, मतलब कि पुश या उकसाने वाली पद्धति आपकी। ठीक, किसी भी प्रोडक्ट को लेने के लिए आप अपने जो कि है ग्राहक को उकसाएंगे। ठीक है। आकर्षण या खिंचाव वाली पद्धति, मतलब कि आकर्षण के माध्यम से आप अपने कंज्यूमर को जो कि है कस्टमर को अपनी ओर, अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित करेंगे। ठीक। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रिया जो कि है विक्रय संवर्धन को जो कि है निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है। आपकी जो विक्रय संवर्धन है इसको हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला आता है उपभोक्ता विक्रय आपका संवर्धन, दूसरा आता है व्यापार विक्रय संवर्धन और तीसरा आता है आपका विक्रय शक्ति विक्रय संवर्धन। ठीक, विक्रय शक्ति विक्रय संवर्धन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहले वाले के बारे में, उपभोक्ता विक्रय संवर्धन। देखिए इसमें अपने ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को उत्पाद की ओर आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। पहला जैसे कि आपका मुफ्त उपहार। ठीक, आप अपने प्रोडक्ट के साथ कोई भी एक प्रोडक्ट छोटा बड़ा, ठीक है, उसको फ्री देंगे, मुफ्त उपहार। ठीक। नमूना वितरित करना, मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट की एक जो कि है नमूना देंगे। ठीक, एक डेमो जो कि है छोटा सा डेमो या छोटा सा प्रोडक्ट बनाकर आप उनको जो कि सेल करेंगे कि आप ये फ्री में लीजिए, इसको यूज कीजिए, अगर यूज करने पर आपको अच्छा लगे तो आप प्रोडक्ट खरीदिए वरना ना खरीदिए। ठीक है। तीसरा है उपभोक्ता प्रतियोगिता आयोजित करना। ठीक, उपभोक्ता प्रतियोगिता जो कि है आयोजित करना, प्रतियोगिता आयोजित करके कूपन निर्गत करना, मतलब कि आप कूपन बांटने के माध्यम से भी जो अपने प्रोडक्ट को जो कि है बेच सकते हैं। ठीक, लालच देकर। व्यापार विक्रय संवर्धन क्या होता है? देखिए इसका उद्देश्य आपके वितरकों, ठीक, इसका उद्देश्य वितरकों मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर्स या दुकानदारों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किए गए आपके उपाय। ठीक, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? आपके दुकानदार का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो कि है किए गए उपाय जो कि है सम्मिलित होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। आपके वितरक, ठीक, वितरक उपहार, और आपका दूसरा होता है क्या, वितरक विक्रय आपका स्पर्धा। ठीक, आपका व्यापार भत्ता, निःशुल्क प्रदर्शन की जो कि है सामग्री। तीसरा आता है विक्रय शक्ति विक्रय संवर्धन। देखिए इसके अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें उत्पाद की बिक्री को बल मिलता है। इस पद्धति के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय जो कि किए जाते हैं। पहला है जैसे कि तकनीकी विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित करना। ठीक, दूसरा होता है विक्रय स्पर्धा, तीसरा होता है उपहार। देखिए चौथा हमारा होता है क्या, सराहना पत्र। ठीक, इसके बाद देखिए आपका अगला टॉपिक आपका आता है वित्तीय प्रबंधन। देखिए वित्तीय प्रबंधन क्या होता है? वित्तीय प्रबंधन 2 शब्दों के द्वारा बना होता है या बनाया जाता है, जिसमें वित्तीय का अर्थ आपका वित्त या आपका धन से है, तथा प्रबंधन का अर्थ क्या है, मैनेजमेंट, मतलब कि आपका प्रबंधन का अर्थ उस धन की व्यवस्था से है जो उत्पाद के आवश्यकता घटक जैसे कि श्रम, सामग्री तथा पूंजी आदि में वितरित आपका वित्त और आपके उसके प्रबंधन की व्यवस्था करने की वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझे सरल भाषा में, वित्तीय प्रबंधन, यहाँ पर वित्त का जो कि है शब्द, इसका अर्थ क्या है, धन। ठीक, और प्रबंधन का मतलब हमने आपको पहले बता चुके हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, वित्तीय मतलब धन से है और आपका प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट। आपके आप जो इंडस्ट्री बनाएंगे उसमें श्रम, सामग्री, पूंजी कहाँ से लगाएंगे, उसको किस तरीके से लगाएंगे, ये आपका मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, देखिए आपका टावर्ट एवं जो कि है उपटन के द्वारा अनुसार वित्तीय प्रबंधन नियोजन एक नियंत्रण के कार्य को वित्तीय व्यवस्था के जो कि है माध्यम से आपके क्रियान्वित करता है। ठीक, मैसी के अनुसार क्या है, वित्तीय प्रबंधन किसी भी व्यवसाय की वह संचालन प्रक्रिया है जो सफलतापूर्वक कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक वित्त या आपके धन को प्राप्त करने का उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने का जो कि है मार्गदर्शन कराती है। मतलब कि आप अपने जो कि है आपके इंडस्ट्री में जो आप धन
लगाएंगे उसको किस तरह से लगाएंगे, प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट उसको किस तरह से करेंगे, ये सभी हमको बताता है क्या, वित्तीय प्रबंधन। ठीक, अब वित्तीय प्रबंधन के लक्ष्य हम देख लें तो देखिए वित्तीय प्रबंधन के लक्ष्य क्या क्या हैं। वित्तीय प्रबंधन एक सतत या आपका निरंतर प्रशासनीय कार्य है जिसका संबंध विभिन्न कोषों की आवश्यकताओं का अनुमान, आपके स्रोतों का चयन, वित्तीय उपलब्ध कराना, उसका आपका विवेकपूर्व उपाय करना और विभिन्न परियोजनाओं को जो कि है मूल्यांकन करने जो कि है अभिदाय उपयोग करता है। आपका जो कि वित्तीय प्रबंधन से जो कि आप इन सभी जो कि है इन सभी कार्य को सफल बना सकते हो और अपने लक्ष्य को जो कि है बड़ी आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। वित्तीय प्रबंधन एक विशेषात्मक क्रिया है। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन किसी भी व्यवसाय प्रबंध का अभिन्न अंग है जो कि है व्यवसाय की आपकी प्रत्येक गतिविधि के साथ वित्त जुड़ा है तथा इसकी वित्तीय आयोजन एवं नियंत्रण का जो कि है कार्य महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले आप बिल्कुल सरल तरीके से समझें कि वित्तीय प्रबंधन होता है। वित्तीय प्रबंधन का मतलब सीधा सा है कि हम अपनी इंडस्ट्री में कौन से धन को किस जगह जो कि है अच्छे से मैनेज करेंगे और उसका मैनेजमेंट किस तरह से जो कि करेंगे, ये सभी वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय प्रबंधन के हम कार्य देख लेते हैं तो देखिए वित्तीय प्रबंधन के कार्य क्या क्या है। वित्तीय प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों को वित्त के कार्य के रूप में जाना जाता है। मतलब कि धन राशि से किए गए कार्य। किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संगठन में वित्तीय प्रबंधन को सामान्यतः 3 प्रकार से निर्णय जो कि है लेने पड़ते हैं। ठीक, पहला आपका होता है विनियोग जो कि है निर्णय, दूसरा होता है वित्त प्रबंधन निर्णय और चौथा होता है लाभांश निर्णय। अब देखिए हम जानते हैं कि विनियोग जो कि है निर्णय होते क्या है। इसके अंतर्गत पूंजी के सृजन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं जिसमें आपके विनियोग संबंधी निर्णय लेने हेतु वित्तीय प्रबंधन को जो कि है तरलता और जोखिम जो कि है एक लाभदायकता तथा उसमें निहित जोखिम को ध्यान में रखकर जो कि है लिए जाते हैं। मतलब कि इसके अंतर्गत आपकी जितनी भी आपके लॉस हो सकते हैं उन सभी को ध्यान में रखकर आपका कोई भी निर्णय लिया जाता है। ठीक है, दूसरा आता है क्या, वित्त प्रबंधन निर्णय। मतलब कि वित्त प्रबंधन संबंधी निर्णय के अंतर्गत कोषों के ये आपका एकत्रीकरण हेतु आपके सर्वोत्तम स्रोत का चयन और उसके अनुकूल मिश्रण का निश्चय जो कि है किया जाता है। पूंजी कोष के स्रोत का चयन पूंजी की लागत और उसकी प्रकृति तथा कोष की अवधि पर निर्भर करता है। मतलब कि आपके पास कितना धन है और उसको सही तरीके से आप कहाँ पर जो कि खर्च करेंगे, उन सभी के अंतर्गत आपका यह आता है। लाभांश निर्णय, इसके द्वारा संगठन की लाभांश नीति निर्धारित होती है जिससे मुख्य 3 आपके विकल्पों में किसी भी एक विकल्प को चुनाव जो कि है कर लिया जाता है। पहला होता है संपूर्ण लाभ को आपका अंशधारियों के मध्य लाभांश वितरित करना। मतलब कि जो भी आपका लाभ हुआ है उसको जितने भी आपके अधिकारी हैं उन सभी के बीच बात जो कि है बांटना। दूसरा होता है कोषों की भावी आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए संगठन के विकास के लिए लाभांश को व्यवसाय में रोका जाना। ठीक है, अब आती है हमारी बारी टैक्स की, कर। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका जो कि है पेपर में 100% जो कि इसके चांस बन जाते हैं आपके पूछने के। टैक्स के बारे में हम जानते हैं टैक्स क्या होता है। देखिए कर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, कर मतलब कि टैक्स शुल्क फीस की वह दर है। आपका जो कर है वो शुल्क की वह दर है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों, उत्पादों और आपकी सेवाओं पर लगाए जाते हैं। अब सीधा सा मतलब आप समझे यहाँ पर, देखिए जो सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति पर, उत्पादों पर और सेवाओं पर जो आपके कर लगाए जाते हैं, ठीक, टैक्स वही हों आपके। ठीक, टैक्स और कर दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, लगाए जाने वाला जुर्माना आप जो कि एक तरह से कह सकते हैं वही आपका टैक्स है। देखिए कराधान मतलब कि टैक्सेशन का मुख्य उद्देश्य सरकारी खर्चों की पूर्तिकरण करना होता है। मतलब कि टैक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, अगर आपकी जो कि सरकार चल रही है तो हमारी जनता के टैक्स पर ही चल रही है। जो हम रोड टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, जो फीस जो कि सरकार को देते हैं उसी पर जो कि सरकार और देश दोनों ही चल रहा है। ठीक है, हम जनता ही जो कि चला रहे एक तरह से, पूरे जो कि है पूर्ति करता है आपकी सरकारी खर्चों की जो कि पूर्ति करता है कौन, मेन आपका होता है टैक्स। यह कर सरकार द्वारा सार्वजनिक हितों के लिए जो कि है खर्च किए जाने वाले होते हैं। देखिए करों का वर्गीकरण, करों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर मतलब कि जो डायरेक्ट आपसे लिया जाता है। ठीक है,
दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि जो अप्रत्यक्ष रूप से आपसे सरकार ले रही है टैक्स, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और जो डायरेक्ट ले उसको डायरेक्ट टैक्स। अब देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या 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 होती है, देखिए जैसे कि इसके अंतर्गत वे सभी कर सम्मिलित किए जाते हैं जो व्यक्ति की आय तथा संपत्ति पर लगाए गए हैं। आपकी जो आय है, ठीक, अगर एक सीमित आय होती है, अगर उससे ज़्यादा आपकी आय है तो आपको टैक्स भरना होगा, ठीक है। संपत्ति अगर आपकी एक सीमित से ज़्यादा है तो उसका भी आपको जो कि टैक्स भरना होगा। तो ये तो होगा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तथा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा स्वयं वहन की जाती है जिन पर ये कर लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर का आपका आकलन एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसी आयकर, संपत्ति कर, धन कर, ये सभी आपके क्या हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स को हम समझ लेते हैं। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जिस कर का आकलन या आपका कराधान, जिस कर का आपका आकलन या कराधान या कर निर्धारण विभिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है उसे आप प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे कि सेवाओं का, उत्पादन का, आपका आयात निर्यात का शुल्क, ठीक है। जो आपने देखा नाम सुना होगा कि इस पर जो कि इतना टैक्स इस चीज़ का लगा है, इस चीज़ का इतना टैक्स प्रोडक्ट के पीछे लेके रहते हैं, तो वो आपके क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो गए आपके, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आपकी आयकर, मतलब कि इनकम टैक्स। देखिए यह एक देश के प्रत्येक ऐसे नागरिक या व्यक्ति के द्वारा भारत सरकार को चुकाना पड़ता है जिसकी पिछली वित्तीय वर्ष में कुल आमदनी या आय का मान न्यूनतम निर्धारित आय से अधिक हो। हमने आपको समझा चुके हैं कि अगर आपका एक सीमित आय से अगर आपकी आय ज़्यादा होगी तो आपको जो कि क्या देना होगा, उसका टैक्स देना होगा, जिसको हम कहते हैं क्या, इनकम टैक्स। जो आप पैसे कमा रहे हैं, अगर आप एक सीमित आय से जो कि ज़्यादा की आय आपकी है तो आपको उसका भी जो कि है टैक्स देना पड़ता है। आयकर के रूप में सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण आय का स्रोत है जो आपका इनकम टैक्स होता है। ये सरकार की जो कि सबसे महत्वपूर्ण आय का एक स्रोत है। अब देखिए हमारा इसके बाद आता है करदाता। करदाता क्या होता है, देखिए आयकर अधिनियम की धारा आपका 27 के अनुसार आयकर आपके चुकाने वाले या देने वाले ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो निम्नलिखित हैं, ठीक। कौन कौन से हैं, कर देने के लिए उत्तरदायित्व व्यक्ति, किसी अन्य राशि जैसे कि ब्याज और आपका अर्थदंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायित्व है, उस व्यक्ति की आय का सीमांत फायदे के लिए जो कि कार्यवाही आप आरंभ कर दी गई हो, ठीक है। उस व्यक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति की आय से निर्धारित के लिए जो कि है कार्यवाही आरंभ कर दी गई हो, या उस व्यक्ति द्वारा स्वयं अपना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाए गए कर की वापसी के लिए उस पर कार्यवाही आरंभ कर दी गई हो। तो ये क्या आते हैं, करदाता हैं ये सभी, ठीक है। उस व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति की हानि निर्धारित करने के लिए जो कि उस व्यक्ति द्वारा कार्रवाई कर दी गई हो, या उसको कार्रवाई मान लिया गया हो, या उसको क्या है, उसको भूल से कार्रवाई मान लिया गया हो, तो ये सभी आपके आते हैं क्या, करदाता के अंतर्गत ये सभी आपके आते हैं। माना हुआ करदाता में क्या होता है, देखिए माना हुआ करदाता आता है आपका जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध से में जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संबंध में करदाता जो कि है माना जाता है तो उसे माना हुआ करदाता कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका कानूनी आपका उत्तराधिकारी, ठीक, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति किसी विदेशी, देखिए अव्यस्त एवं आपका पागल की आय, ठीक, पागल की आय के संबंध में करदाता मान लिया गया हो या माना जाता है। इसके बाद देखिए जो आपका टैक्स स्लैब होता है, ठीक, टैक्स स्लैब होता है वो आपका इस तरह से जो कि बनता है। इनकम स्लैब, ठीक, ये आपका है क्या, इनकम स्लैब, ठीक, ये आपके है 2019 से 2020 तक की, ये है 2020 से 2021 और ये 2021 से 2022 तक की। देखिए 2.5 लाख तक अगर आपकी आय 2.5 लाख है तो आपको टैक्स कितना देना होगा, 000, ठीक है। अगर आपका जो कि आय इनकम है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से मतलब कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 5% जो कि है आपको जो कि है टैक्स देना होगा। सीधा सा मतलब समझें, टैक्स आपको कितना देना होगा, 5%। अगर आपकी आय 5 लाख से आपकी 7.5 लाख है तो आपको कितना टैक्स देना होगा, 2019 से 20 में 20 लाख, 2020 से 21 में 10 लाख और 2021 से 22 में 10 लाख, ठीक है। अब अगर आपकी आय 10 लाख से 12.5 लाख है
तो आपको 2019 में 19 से 20 में देना पड़ता था 30 लाख, लेकिन 2020 से 21 में आपको देना होगा 20, और 21 से 22 में भी कितना 20 ही देना होगा आपको, 20%। 12.5 लाख से अगर आपकी 15 लाख की आय है तो आपको 2019 से 20 में देना होगा कितना 30 लाख, 30% सॉरी, और 20 से 21 में 25, और 21 से 22 में 25। ठीक, 15 लाख से अधिक की अगर आपकी आय है तो आपको कितना 19 से 20 में देना पड़ता था 30, लेकिन 20 से 21 में आपको 30, और 21 से 22 में भी 30 है। तो ये अभी सभी आपके ग्राफ हैं कि आपको किस किस वर्ष में कितना कितना आय से, अगर आपकी संपत्ति जो कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो ही आपको टैक्स देना होगा। अब आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 100% जो कि आपसे एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, GST, जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए, वस्तु एवं सेवाओं कर, वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल राष्ट्रीय एक समान कर है। मतलब कि एकल राष्ट्रीय एक समान कर है, मतलब कि ये सभी व्यक्तियों और सभी सामानों पर समान से लगता है, समान रूप से। ठीक है, इस कर के अंतर्गत पूर्व में विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो अलग अलग कर लगाए जाते थे, उन सभी करों के स्थान पर अब GST के रूप में केवल एक कर ही जो कि ये लगाया गया, कब से, दिनांक 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। जो आपके अलग अलग टैक्स लगते थे, अब उन सब टैक्स को हटाकर भारत सरकार ने केवल एक टैक्स लगा दिया, कौन सा, GST। ये आपका लागू कब हुआ था, अगर कोई आपसे पूछ ले तो 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। यह कर किसी उत्पाद मतलब कि कोई प्रोडक्ट के कच्चे माल के खरीदने से लेकर आपके परीक्षण, ठीक, उस आपके उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने तक आपका लगाया गया प्रस्तावित कर है। मतलब कि कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया और बनाने से लेकर उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने तक जो कर आपके लगते हैं वो आपके सभी किसके अंतर्गत आते हैं, GST के अंतर्गत आते हैं। इस कर का आपका अंतिम भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है। इस कर का जो कि अंतिम भुगतान किसको करना पड़ता है, उपभोक्ता को करना पड़ता है। अब आप जैसे कोई भी चीज़ देख लें, किसी भी आप प्रोडक्ट लेने जाए बाजार में, उसके पीछे लिखा होता है GST, ठीक, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो कि भारत सरकार द्वारा जो कि ये लगाया जाता है। तो देखिए सभी लगभग सभी चीज़ों पर जो कि अब GST आपका जो कि है लगने लगा है। ठीक है, कोई भी और हर किसी वस्तु पर अलग अलग जो कि मात्रा में जो कि GST लगाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया क्या, GST। अब GST में शामिल केंद्र सरकार के कर, GST में जो आपके शामिल होते हैं केंद्र सरकार के कर, वो कौन कौन से होते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक, औषधि एवं प्रशासन निर्मित का उत्पाद शुल्क, और आपका टेक्सटाइल उत्पाद का शुल्क। तो ये 3 आपके हो गए। और चौथा आपका आता है क्या, विशेष महत्व की वस्तुओं पर अतिरिक्त उत्पाद कर। आपकी जो स्पेशल वस्तुएं होती है, ठीक, महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं, उन पर एक अलग से कर लगा दिया जाता है, जिसको हम GST कहते हैं। ठीक है, सीमा शुल्क की अतिरिक्त ड्यूटी, सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त आपकी ड्यूटी, और सेवा कर, वस्तु की आपूर्ति हेतु सेवा से संबंधित कर। ये सभी किसके हैं आपके, ये सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा शामिल कर, केंद्र सरकार के जो शामिल कर हैं वो सभी हैं आपके। अब आती है बारी राज्य सरकार की। तो GST में शामिल राज्य सरकार के कौन कौन से कर हैं, देखिए, राज्य वैट, ठीक, केंद्रीय बिक्री कर, आपका विलासिता कर, प्रवेश कर, मनोरंजन एवं आपका आमोद प्रमोद कर, विज्ञापन का कर, क्रय कर, और आपका लास्ट आता है क्या, लॉटरी, आपका सट्टेबाजी, शर्त एवं जुए पर कर। इन सभी चीज़ों पर भी कर लगाया जाता है आपका GST। ठीक है, बिल्कुल जो कि ध्यान से आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ें। ये आपका सब्जेक्ट जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपकी ये सब्जेक्ट आपका IMED नॉलेज को भी बहुत इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको भी जो कि ध्यान से पढ़ें सभी लोग। GST के अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। GST के अंतर्गत जो कि निम्नलिखित वस्तुएं आपकी आती हैं, ठीक, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों को बता दें एक चीज़ और, कि आपकी स्पेशल क्लास 5 तारीख से जो कि स्टार्ट हो जाएंगी, 5 जनवरी से, और कल ठीक 1 जनवरी को आपको जो कि है सभी क्वेश्चन बैंक 5th सेमेस्टर की पॉलीटेक्निक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो बिल्कुल भी परेशान कोई भी ना हो। ठीक है,
1 जनवरी को आपको सभी क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम पर मिल जाएंगे PDF के रूप में। और जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो जल्दी से नोट्स ले लें, अभी भी काफ़ी टाइम है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं GST के अंतर्गत निम्नलिखित वस्तुएं शामिल जो कि है सम्मिलित नहीं हैं। आपकी GST के अंतर्गत जो वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं, इसको ध्यान से पढ़ें, जो वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं, जैसे कि मानवीय उपयोग हेतु एल्कोहलिक शराब एवं 5 पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि कच्चा तेल, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, विमान एवं ईंधन आदि पर ना तो भारत सरकार और ना ही राज्य सरकार कोई GST लगाती है। इन सभी चीज़ों पर आपकी कोई भी GST नहीं लगती है। और एक चीज़ और है जिस पर किसी भी प्रकार की GST नहीं है, वो है हंसना। तो आप चाहें जितना हंस सकते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की GST नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के चेहरे पर हंसी लाएं, ठीक, और दूसरों की जो भी ज़रूरतमंद आपको दिखे उसकी भी आप लोग जो की है ज़रूरत ज़रूर से करें। देखिए, पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सभी लोगों को नौकरी मिल भी जाएगी, लेकिन एक इंसानियत भी सभी इंसान के अंदर जिंदा रहनी चाहिए। तो आप लोगों को भी ज़रूरतमंद इंसान कोई भी मिले तो उसकी जो कि है मदद थोड़ी जितनी आपकी हो सके, ठीक है, जितनी भी मदद आपसे हो सके वो मदद आप लोग ज़रूर से करें। और आप लोग भी हमारे सेकंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है। उस पर अगर आप लोग सभी लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद भी हो सकती है, ठीक है। उसी के माध्यम से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, बस। अब बात करते हैं हम GST के घटक। GST की आपका वर्गीकरण अगर आप देख लें तो GST के अंतर्गत 4 घटक आपके आते हैं। कौन कौन से GST के घटक आपके हैं क्या? CGST, SGST, UGST और IGST। अब इन चारों के बारे में जो कि हम पढ़ेंगे। अब देखिए, यही क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले पेपर में कि CGST क्या होता है या SGST के बारे में बताइए, UGST के बारे में बताइए, IGST के बारे में बताइए, इन 4 में से एक क्वेश्चन आपका 100% जो कि है पूछा ही जाएगा। ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि GST क्या होता है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आपको GST के बारे में लिखना है, GST के घटक के बारे में भी आपको लिखना होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या CGST क्या होता है। देखिए, CGST का फुल फॉर्म सबसे पहले जाने, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यह राज्यों में आपूर्तियों पर लागू होता है। यह पूरा कर केंद्र सरकार को दिया जाता है। जो आपका CGST होता है, ये पूरा कर आपको जो कि किसको दिया जाता है, केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। अब बात आती है हमारी SGST की। तो SGST का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह कर आपकी राज्य सरकार को दे दिया जाता है। अब UGST क्या होता है? देखिए, यूनिट टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्र शासित प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत होने वाली आपूर्तियों पर लगाया जाता है तथा इसके अंतर्गत एकत्रित किए गया एक केंद्र सरकार एवं आपका केंद्र शासित प्रदेश दोनों के मध्य बांट लिया जाता है। अब बात हमारी आती है IGST की। IGST क्या है? सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म जाने, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह आपका एकीकृत मतलब कि आपका इंटीग्रेटेड GST है, जो आपका आपातकालीन में राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच में लेन देन के रूप में जो कि है किया जाता है। इसके अंतर्गत 1200 से अधिक वस्तुओं और आपकी 500 से अधिक सेवाओं पर जो कि है कर लगा दिया जाता है। जैसे कि 7% वस्तु पर कोई GST नहीं होता है, 14% वस्तुओं पर 5% GST होता है, 17% वस्तुओं पर 12% और 93% वस्तुओं पर जो कि कितना होता है आपका 18% तक, और 19% वस्तुओं पर जो कि 28% GST आपका लगता है। सीमा शुल्क हम जान लें, सीमा शुल्क क्या होता है। देखिए, सीमा शुल्क क्या होता है? देखिए, विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयात एवं निर्यात पर लागू किए जाने वाला कर जो सीमा शुल्क कहलाता है। आपके विदेशी व्यापार के अंतर्गत मतलब कि जो विदेश से माल आपका भारत में आ रहा है या भारत से विदेश में जा रहा है, इन सीमाओं पर लगने वाला कर आपका सीमा शुल्क कहलाता है, ठीक है। इसके द्वारा एकत्रित किए गए शुल्क या आपके राजस्व केंद्र सरकार को दिया जाता है। मतलब कि इस कर द्वारा जितना भी धन आपका आता है वो सभी आपको केंद्र सरकार को दे दिया जाता है। देश में आयात की गई वस्तु पर आयात शुल्क तथा निर्यात शुल्क मतलब कि देश से निकली वस्तु पर आयात शुल्क तथा निर्यात शुल्क की गई वस्तु पर जो कि है आपके निर्यात शुल्क लगाया जाता है।
मतलब कि जो वस्तु भारत में आ रही है उस पर भी शुल्क और जो वस्तु भारत से जा रही है उस पर भी शुल्क। ठीक है। जीएसटी के लक्षण, जीएसटी के लक्षण क्या क्या, लक्ष्य क्या क्या होते हैं, सॉरी लक्षण देखिए जीएसटी के लक्षण क्या क्या है। यह एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, मतलब कि ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। ठीक है। इसे वस्तुओं की सप्लाई तथा सेवाओं पर टैक्स के रूप में लगाया जाता है। यह उत्पाद से संबंधित सभी व्यक्तियों पर लगाया जाता है। यह आपका मल्टी स्टेट आधारित टैक्स होता है। जीएसटी के लाभ हम देख लें, जीएसटी के लाभ क्या क्या होते हैं। यह सरल एवं आसान ऑनलाइन विधि द्वारा चुकाया जाता है। ठीक। असंगठित क्षेत्र में भी नियमित रूप से लागू किया जाता है। जीएसटी की न्यूनतम कागजी कार्यवाही करनी पड़ती है, मतलब कि कम से कम करनी पड़ती है। छोटी व्यापार या उद्योग के लिए लाभकारी है। इसका जो कि है सुगमता पूर्वक आपकी पंजीकरण हो सकता है। ठीक है। अब जीएसटी की हानि देख लीजिए क्या क्या होती है। इसके सॉफ्टवेयर के कारण जीएसटी की लागत अधिक हो जाती है। ठीक। यह बहुकर्णिकाएँ मतलब कि मल्टी स्टेट सिस्टम होने के कारण इसकी विधि काफ़ी जटिल होती है। ठीक है। ऑनलाइन टैक्स सिस्टम के कारण आपके मैन पावर कम हो जाता है, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ जाती है। मतलब कि ऑनलाइन टैक्स जब आपका हो जाएगा तो बेरोजगारी तो आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये आपका जो कि है आपका 6 लेसन जिसका नाम था मैनेजमेंट, हम कह सकते हैं प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इन डिफरेंट एरिया, विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन का स्थान। इस चैप्टर में हमने जाना कि किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के बाद उसके प्रोडक्ट को हमको कैसे बेचना है, सेल कैसे करनी है, ये मैनेज कैसे करेंगे आप। ठीक है। इन सभी के बारे में जो कि हमने इस चैप्टर में जाना। तो इसी के साथ आपका आज का इस वीडियो लेक्चर और इसी के साथ आपका 6 लेसन जो कि आपका IMED का आज पूरा फिनिश हो चुका है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लेसन अपना 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आज या कल में जो कि आपका पूरा IMED फिनिश कर दिया जाएगा और 5 तारीख से आपकी स्पेशल क्लास स्टार्ट कर दी जाएंगी। आप अपने सभी दोस्तों को बता दें, स्पेशल क्लास आप लोग जरूर से लें। उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और साथ ही वह क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो 100% आपके एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है। उसमें हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और जिन लोगों ने ये सारी क्लासें देखी हैं उनको पेपर में फ़ायदा पता चल जाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनको भी फ़ायदा एग्जाम में काफ़ी मिलेगा। ठीक। और अगर आप लोगों ने में से किसी ने अभी नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग भी जो कि जल्दी से नोट्स ले लें, नोट्स से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ये आप सभी लोगों को पता है। ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।